Hello friends, welcome to all. Today we will discuss about electronic transitions. Electronic transitions. किसी एटम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना और फिर वापस आना, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहलाता है। इस दौरान एनर्जी ली जाती है और निकाली जाती है। इस प्रोसेस को हम समझ सकते हैं जैसे किसी एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर अपनी नेक्स्ट हाई एनर्जी एम्प्टी एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है। इस वक्त इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है और जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। मींस किसी एक इलेक्ट्रॉन का अपनी ऑर्बिट से नेक्स्ट हाई एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांसफर होना बाय एब्जॉर्बिंग अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो सपोज करिए ये हायर ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी E2 है, ये लोअर ऑर्बिट है ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट, इसकी एनर्जी E1 है। तो इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा E, जो डिफरेंस है डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कोई एक इलेक्ट्रॉन यदि अपनी ग्राउंड स्टेट से नेक्स्ट हाई एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर होता है और फिर जब वो वापस अपनी मूल अवस्था में आता है, ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। इस कंसेप्ट को हम कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन कहते हैं। ये बोहर मॉडल में भी हमने पढ़ा था कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन केवल तभी ट्रांसफर करेगा, तभी एक्साइट करेगा जब उसको डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी क्वांटाइज्ड मिलेगी, जितना इस दो ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। मतलब मैं फॉर एग्जांपल अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी 10 जूल है और हायर ऑर्बिट की एनर्जी 15 जूल है, तो इसको हमें दोनों का डिफरेंस यानी कि 5 जूल 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 जूल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेंगे, तभी एक्साइट होगा। अब आप चाहे इसको 16 कर दें या आप 14 कर दें, ना कम से ना ज्यादा से। सॉरी, इसी को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन माने स्पेसिफाइड, निश्चितता का नियम कि ऊर्जा फिक्स, जितनी इलेक्ट्रॉन को जो हायर ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों ऑर्बिट का, जब उतनी प्रोवाइड करी जाएगी तो वो आसानी से जंप करके नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वहां रुकेगा नहीं, फिर वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जितनी उसने एब्जॉर्ब करी थी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा वापस आते हुए। तो जब वो नेक्स्ट हाई एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है उस वक्त वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, और जब वो वापस अपनी एनर्जी स्टेट में आता है तब उस वक्त वो एमिशन करता है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से हमें क्या बेनिफिट होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो एनर्जी चेंज है, ये एनर्जी चेंज डेल्टा E, ये एनर्जी चेंज एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, इन सब के स्ट्रक्चर और इनकी नेचर के बारे में बताने का कार्य करती है। जो एनर्जी चेंज होता है, अगर वो यही एनर्जी चेंज मॉलिक्यूल्स के अंदर हुआ है, तब हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है, उसकी नेचर के बारे में पता लगता है। और यही अगर एलिमेंट में हम चेक करते हैं तो एलिमेंट की नेचर के बारे में पता लगता है। तो इस तरीके से हम ये एनर्जी चेंज से किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं। अब क्या हर एटम इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर लेगा किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके? बिल्कुल नहीं। जिस मॉलिक्यूल या स्पीशीज के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सर्टेन एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए ससेप्टेबल होंगे, उसको एब्जॉर्ब कर सकते होंगे, केवल वो ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को शो करेंगे, बाकी सब नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सिलेक्शन रूल्स हैं, वो अभी हम आगे बात करेंगे कि
किन कंडीशंस में कौन कौन सी रूल्स लगते हैं और उनको फॉलो करने के बाद ही कोई मॉलिक्यूल या स्पीशीज आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देती है, दिखाती है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हम देखते हैं वो 3 तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। पहला है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन्वॉल्विंग कौन से, सिग्मा, पाई या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन्वॉल्विंग सिग्मा, पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन्वॉल्विंग चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। जो चार्ज ट्रांसफर करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। पर आज हम बात करेंगे केवल सिग्मा, पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में। किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, वो किस तरह के अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और जो इस तरह के ट्रांजिशंस को स्टडी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस पर्पस is called UV visible spectrophotometer। अब बात आई यहां पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। क्या काम IR डाल के नहीं ट्रांजिशंस करा सकते, माइक्रोवेव डाल के ट्रांजिशंस नहीं करा सकते? नहीं, इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट करने के लिए केवल यूवी और विजिबल रेडिएशन ही यूज किए जा सकते हैं। अगर IR डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करा पाते। वो केवल क्या कर पाएंगे, अगर हम किसी सब्सटेंस पर यूवी की जगह IR डालें तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वाइब्रेट तो कर सकता है अपनी एक जगह पर, लेकिन एक्साइट नहीं होगा। माइक्रोवेव डालेंगे तो एटम्स अपनी जगह से रोटेट तो कर सकते हैं, लेकिन एक्साइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी के क्रम पर निर्भर करता है कि किस रेडिएशन की कितनी ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को जंप करा सके। क्योंकि जंप कराना, अगर हम किसी भी चीज को जंप कराना और उसको खिसकाना, तो खिसकाना आसान है, जंप कराना मुश्किल है। तो यूवी रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होती है IR से, तो यूवी इलेक्ट्रॉन को तो एक्साइट करा सकता है, बट IR इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा सकता, वो उसको वाइब्रेट कर सकता है। अब आप कहें सर एक्सरे डाल दें अगर इसके ऊपर, अगर हम यहां पर एक्सरे डाल दें, एक्सरे की तो एनर्जी क्या है, यूवी से भी ज्यादा होती है। सर फिर तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना चाहिए। अरे भैया, हमें यह भी देखना है कि हमें इलेक्ट्रॉन को आयनाइज नहीं कराना, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं करना। एक्सरे की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को या तो आयनाइज कर देगा, एटम को डिस्ट्रॉय कर देगा। हमें एटम को एटम भी रखना है, केवल ट्रांजिशन कराना है, आयनाइजेशन नहीं कराना। इसीलिए ये हमें पढ़ने के बाद पता लगता है कि जब हम यूवी लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, तो यूवी विजिबल लाइट एनर्जी ही हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाने के लिए यूवी और विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ये फिनोमिनन शो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हमें कहां मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा मेनली प्रदर्शित किए जाने वाली
विधा है कि भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सिग्मा पाई बॉन्ड होते हैं, वो अगर उन पे यूवी एक सर्टेन रेंज की यूवी और विजिबल रेडिएशन डाला जाए तो उनके इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके क्या हो जाते हैं, नेक्स्ट हाई एनर्जी ऑर्बिट में चले जाते हैं। तो जब सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाने की प्रक्रिया हम 12th क्लास में, 11th क्लास, 12th क्लास में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। यहां पर आपको मैं पहले बता देता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं। जैसे हम जान सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड या तो दो s ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैपिंग से या पाई पाई के हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ये प्लस प्लस माइनस माइनस। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ये वीबीटी में भी आपने पढ़ा है। ये आपका पाई बॉन्ड बन गया। नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर जो बचे रह जाते हैं किसी मॉलिक्यूल्स में, ये वीबीटी के अकॉर्डिंग था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर आपने हाइब्रिडाइजेशन आया, इंटरमिक्सिंग देखा। फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो कोवेलेंट बॉन्ड को प्रदर्शित करने के लिए जो सबसे मेन थ्योरी है एमओटी यूज करी जाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग सिग्मा कोई भी जब बॉन्ड बनता है, कोई भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म होता है तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में आके इंटरमिक्स करते हैं तो दो तरह के ऑर्बिटल्स डेवलप करते हैं। ये मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे कि हम आसानी से टाइप्स ऑफ जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनेंगे उनको समझ सकें और कहां से इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा इसके बारे में हम जान पाएंगे। तो जब हम देखते हैं कि आपका कोई भी सिग्मा जो सिग्मा बॉन्ड होता है, इनको अगर हम वेव लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी जो है, लीनियर LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, इसको इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जब दो वेव्स सेम फेज में ओवरलैप करती हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेवलप होता है। और जब यही अपोजिट फेज में ओवरलैप करती हैं, माइनस प्लस के साथ, माइनस इधर वाला इसके साथ, तब हमारा क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग, AMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेवलप होता है। इस मेथड में हम, ये ऑर्बिटल है आपका, ऑर्बिटल को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, साई 1 साई 2 आपस में मिलके। तो इसी तरीके से मतलब हम देखते हैं कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ये आपस में ओवरलैप इंटरमिक्स करेंगे तो दो टाइप के आपके ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दो तरह के ऑर्बिटल्स बने, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा, इलेक्ट्रॉन आसानी से रह पाएगा, इसका एम्पलीट्यूड घट गया, इलेक्ट्रॉन मुश्किल से रह पाएगा। तो इसको जब, और दो अपोजिट फेज में वेव्स क्यों जुड़ेंगी भाई, प्लस माइनस के साथ क्यों जुड़ना पसंद करेगा, हमेशा दो ऐसे बच्चे आपस में मिलना पसंद करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही हो। लेकिन अगर टीचर प्रेशर दे, भाई जिसका आपका साथ आपका मैचिंग नहीं है उसके साथ आपका टीचर ने जबरदस्ती डांट के बिठा दिया तो आप बैठ जाते हैं, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। तो यानी इन दोनों को मिलने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। और जब आपके कह दें कि आप अपने दोस्त के साथ बैठ जाओ, खुशी खुशी जाके बैठ जाते हो, अरे सर हम तो मजा आ गया, आप तो अपने दोस्त के साथ, तो उस वक्त आप एनर्जी रिलीज करते हो क्योंकि आप क्लास को डिस्टर्ब करते हो, आपस में बातचीत करते हो, एनर्जी रिलीज करते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, मोर स्टेबल, ठीक है, लेस स्टेबल एनर्जी क्योंकि दे दी आपको, हमने जबरदस्ती एनर्जी दे दी, टीचर ने एनर्जी दे दी, दो बच्चों को जबरदस्ती बैठ तो गए। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। इसको हम इस डायग्राम से शो करते हैं, जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल आए, आपस में इंटरमिक्स हुए, ये बॉन्डिंग बना दिया और ये एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा तो सिग्मा स्टार, ठीक है ना। इस तरीके से हम देखते हैं, इसने इतनी माइनस ई एनर्जी रिलीज करी तो ये माइनस ई एनर्जी क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जितने टाइप के बॉन्ड बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे, उतने क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। ये बड़ा क्लियर कंसेप्ट है शुरू से, इसको आज दोबारा रिकॉल कर लिया। अब हम आगे देखते हैं।
यानी जब किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, पाई बॉन्ड मौजूद है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सपोज करिए सिग्मा बॉन्ड था, जब सिग्मा बॉन्ड था तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी तो मौजूद होगा ना, सिग्मा स्टार। और पाई की एनर्जी, अगर यहां पर ये एनर्जी का ऑर्डर हम चेक कर लेते हैं, इस तरफ अगर एनर्जी स्प्लिट वाई एक्सिस पे हमने कंसीडर कर लिया और हमने यहाँ सिग्मा बॉन्ड रखा है और ये बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने प्लेस मान लिया है कि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद थे, इसने एक ने सिग्मा बॉन्ड बनाया तो उसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा, डिफरेंस जितना एनर्जी नीचे आएगी उतना एनर्जी ऊपर जाएगी लेवल से, मिडिल लेवल से, एटॉमिक ऑर्बिटल लेवल से। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इनका पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा के साथ सापेक्ष बनता है, तो पाई सपोज करिए पाई की एनर्जी यहां पर आई तो उसका एंटी, अगर ये यहां से अगर देखते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल में से किसी एक ने पाई बॉन्ड बनाया तो उसकी एनर्जी इससे तो ज्यादा होगी, ठीक है ना, और सिग्मा क्योंकि स्टेबल है बॉन्डिंग नीचे जाएगा। अब ये पाई यहां पे तो इसका एंटी बॉन्डिंग कहां जाएगा, कहीं बीच में, ये पाई स्टार आया। अब नॉन बॉन्डिंग माने वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, वो बेचारे तो कहीं बीच में ही बैठे होंगे। तो ये इस तरह के कुछ ऊर्जा स्तर, हमारे ऊर्जा लेवल्स डेवलप हो जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, इनको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। ये क्या है हमारे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जिनमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उनमें ये डेवलप होंगे ही होंगे, आप इन्हें रोक नहीं सकते, तो बनेंगे ही बनेंगे। अब सपोज करिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर था, आपने कहा कि सर हमने इसको एनर्जी दे दी, इसने जंप करके ऊपर, ऐसे नहीं करेगा, इसके लिए डेफिनेट एनर्जी होनी चाहिए सर्टेन कि दो एनर्जी लेवल के बीच का गैप जो होता है एग्जैक्ट उतनी, चलिए हमने मान लिया एग्जैक्ट, हमने कहा सर यहां से यहां तक की एनर्जी मान लेते हैं, इतनी डिफरेंस अगर देंगे तो ये यहां से यहां जंप कर जाएगा, नहीं। इसके लिए अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है या यहां मौजूद है कि अपने आप जंप करेगा, और करेगा तो कैसे करेगा, इसके लिए होते हैं सिलेक्शन रूल्स। इनको आपको क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, अगर हम यहां बात कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जैसा मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन केवल एक्साइट कब होगा, जब क्या है आप यूवी रेडिएशन डालेंगे, आईआर डालेंगे तब भी नहीं होगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। आईआर से इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड्स वाइब्रेट तो कर सकते हैं पर एक्साइट नहीं हो सकते, जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आपने यूवी रेडिएशन डाला। अब इलेक्ट्रॉन यहां सपोज करिए मौजूद भी था, लेकिन जंप कैसे करेगा, उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, वो आपको याद करनी पड़ती हैं। दो कंडीशंस हैं, दो सिलेक्शन रूल हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को शो करने के लिए, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। पहली है नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना, स्पिन क्वांटम नंबर वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए, सेम। स्पिन क्वांटम नंबर रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये आप लोग याद रखेंगे कि मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज मैं एग्जांपल के साथ देता हूं, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दो तरह का होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी, उसके स्पिन क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 2, 1 + ½ अगर अपवर्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, किसी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका साइन क्या होता है, +½ अगर कोई, अब इसके साथ यहां पर क्या आ गया, कोई अपोजिट इलेक्ट्रॉन जो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए क्या सिंबल होगा, -½ ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, इस ऑर्बिटल में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, आपने इसको एनर्जी दी, ये जंप करके नेक्स्ट हाई एनर्जी ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया, ठीक है, सपोज करिए यहां से यहां पहुंच गया, इसका स्पिन क्वांटम नंबर सेम रहना चाहिए। अगर यहां पर +½ है तो यहां पर भी +½ -½ नहीं हो सकता। ये पहला थंब रूल है, इसको आप याद रखेंगे। स्पिन क्वांटम ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्पिन क्वांटम नंबर रिमेन्स द सेम, जो है कांस्टेंट का कांस्टेंट रहना चाहिए। नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो ट्रांजिशन है बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स, इन दोनों में कर ले चाहे इन दोनों, मतलब अभी इसमें भी सब नहीं होंगे, जो होंगे वो अभी बात करेंगे इनके अलावा कि कौन से होंगे, वो अभी हम बात करते हैं। लेकिन सपोज अभी हम मान रहे हैं कि भाई कहीं से कहीं भी जा रहा है, ठीक है ना, कोई भी 2 अगर ट्रांजिशन कर रहा है तो सिमेट्री अलाउड होना चाहिए,
ट्रांजिशन बिटवीन नंबर 2, ट्रांजिशन बिटवीन, हाँ दिख रहा है, 2 ऑर्बिटल्स, ट्रांजिशन बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स शुड बी सिमेट्री अलाउड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं बताने जा रहा हूं आपको। सिमेट्री अलाउड होना चाहिए, उसकी सिमेट्री अलाउड होनी चाहिए, फॉरबिडन नहीं होनी चाहिए। अब ये हम बताते हैं कैसे। जैसे यहां पर आप लोगों ने जीरेड, अनजीरेड, सेंट्रोसिमेट्रिक, इन्वर्जन सेंटर, ये वर्ड्स कुछ आएंगे, इनको जरा मैं पहले बता देता हूं। सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में। सिमेट्री एलिमेंट्स 4 तरह के होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक उनमें से होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको आई से डेजिग्नेट करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया BF3, इसके स्ट्रक्चर इसमें हम बना लेते हैं। हम इसमें कोई, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, ये हमने सोचा हुआ है। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट कि भाई किसी मॉलिक्यूल में वो सेंटर जिसके चारों तरफ अगर हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, कि भाई हमने यहां से चले, इस तरफ हमें फ्लोरीन मिला इस डिस्टेंस पर, तो अपोजिट में भी फ्लोरीन मिलना चाहिए, नहीं मिला इसका मतलब आई एब्सेंट, इसका ये मतलब हुआ। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं कोई, कि हमने कहा सर XCF4, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी, ठीक है जी, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। यहां लोन पेयर होते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ये डॉटेड बना दिया, ये स्क्वायर में है। ये इक्वेटोरियल, जैसे एक पंखा बना लो, पंखे के 4 बॉन्ड, 4 जो ब्लेड्स होते हैं वो आपके क्या आ गए, इस तरीके से 4 फैन, और एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, ठीक है ना। अब हमने कहा सर लेफ्ट में चले तो हमें एक फ्लोरीन टकराया, राइट में चले तब भी फ्लोरीन मिला, ऊपर गए तो लोन पेयर मिला, नीचे आए तब भी लोन पेयर मिला, ठीक है। इस तरफ गए, राइट साइड में गए, बीचों बीच दोनों फ्लोरीन के बीच में सर कुछ नहीं मिला, हवा थी वहां, खाली जगह थी, स्पेस। राइट में आए, इस तरफ लेफ्ट में आए तब हमें यहां पे भी खाली जगह मिली। यानी कि चारों तरफ क्या है इस मॉलिक्यूल, सेंटर, इस मॉलिक्यूल के एक सेंटर के चारों तरफ क्या है, सिमेट्री, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है, सेम टू सेम, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं सर इस मॉलिक्यूल के अंदर आई प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, अब ये ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, जिन ऑर्बिटल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है उनको जीरेड बोलते हैं, जी से डेजिग्नेट करते हैं, और जिनमें नहीं होती उनको यू, अनजीरेड, ठीक है जी। तो जिन हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनमें क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, उनको जीरेड बोलेंगे, जिनमें नहीं होगी उनको अनजीरेड बोलेंगे। अब हम बात करते हैं सर कैसे। आपने कहा सर सिग्मा मॉलिक्यूलर, सिग्मा बॉन्डिंग, ये कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, सिग्मा बॉन्ड नहीं है, ये क्या, कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा, कौन से वाला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर कैसे बना होगा, जब 2 वेव्स सेम फेज में ओवरलैप करी होंगी, कुछ ऐसे, सपोज करिए p ऑर्बिटल्स प्लस प्लस माइनस माइनस, इन दोनों ने ऐसे ओवरलैप किया, प्लस वाले ने प्लस के ऊपर, माइनस वाले ने माइनस के ऊपर, ठीक है जी। तो आपको यहां पे क्या मिला होगा, बॉन्डिंग, ठीक है। ये सॉरी, ये तो पाई बॉन्ड के लिए, ये पाई बॉन्डिंग मिला है, पाई बॉन्डिंग। और जब दोनों एक प्लस एक माइनस, गौर करिएगा, एक प्लस के सामने माइनस और माइनस के सामने प्लस, ठीक है जी, तब हमें कौन सा मिला होगा, पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला। अब गौर करिए इसमें, जब मैं बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, ये सपोज करिए मिक्सिंग होने के बाद एक सेंटर डेवलप हो गया, इस सेंटर में ऊपर गए कुछ नहीं था, यहां गए कुछ नहीं था, इस लेफ्ट में डायगोनल में गए तो प्लस मिला, नीचे आए तो आई, तो अलग हो गया ना, प्लस के सामने प्लस आना चाहिए था, इक्विवेलेंट तो प्लस के सामने प्लस माना जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले में पाई, ये पाई बॉन्डिंग, ये वाला था बॉन्डिंग,
पाई बॉन्डिंग में आई क्या है, एब्सेंट है, तो ये अनजीरेड हो गया। पाई बॉन्डिंग में क्या हो गया, क्या आ रहा है पाई बॉन्डिंग में, एब्सेंट, आई एब्सेंट है, इसका मतलब अनजीरेड है। और पाई स्टार में प्लस माइनस, माइनस प्लस, इस तरफ गए एक नोड मिली, राइट में गए नोड मिली, इधर ऊपर गए प्लस मिला, इस तरफ नीचे आए प्लस मिला, इधर गए माइनस, नीचे आए राइट में डायगोनली माइनस, यानी कि सर इसमें आई मौजूद है, सेंटर सिमेट्री है, तो सर ये क्या हो गया, जीरेड। तो आपने कहा सर ये वाला जीरेड है, ये वाला अनजीरेड है, ठीक है जी। पाई बॉन्डिंग अनजीरेड, पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड। अब जरा सिग्मा की पोजीशन भी देख लेते हैं। भाई सिग्मा कैसे बना होगा, सपोज करिए दो पी ऑर्बिटल थे, प्लस प्लस ने आपस में ओवरलैप कर लिया, नीचे बना देता हूं। भाई ये प्लस प्लस था, यहां पर ये माइनस माइनस। अब सेंटर से चले, जितनी दूरी पे प्लस है उतनी दूरी पे दूसरा प्लस है, जितनी दूरी पे माइनस है उतनी दूरी पे माइनस है। ऊपर तो इसमें भी कुछ नहीं, नीचे यहां कुछ नहीं। इसका मतलब आपका जब सिग्मा दो पी ऑर्बिटल्स जब हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये पहले जब सेम फेज में मिल रही है, देखो देखो प्लस किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, प्लस के साथ, ठीक है ना, सेम फेज में ओवरलैप कर रहे हैं, तब हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग। ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग है तो इसमें क्या आ गया, इसमें तो सेंटर सिमेट्री एंड जीरेड, ये हो गया भैया आपका जीरेड जी। और यानी और जब अपोजिट फेज में मिलेंगे तो भैया प्लस माइनस के साथ मिलेगा, तो अपोजिट एंड पे, अपोजिट टर्मिनल्स पे दोनों पे क्या होगा, अपोजिट, एक जगह प्लस मिलेगा दूसरी जगह माइनस, तो यानी ये आपका क्या बन जाएगा, ये तो ये वाला ये बन गया अनजीरेड, ठीक है। तो सिग्मा जीरेड पाई, ये बॉन्डिंग है दोनों, सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड, ये नॉन बॉन्डिंग है तो बेचारे एज इट इज पड़े हुए हैं। आपका पाई स्टार जो पाई का एंटी बॉन्डिंग है वो जीरेड और सिग्मा स्टार अनजीरेड। तो इसके लिए एक थंब रूल आप याद कर लें, ट्रांजिशंस जीरेड टू अनजीरेड हो सकता है या अनजीरेड टू जीरेड, क्योंकि वापस भी तो आना है ना, कोई एक्साइट होके गया है तो फिर वो वापस भी आएगा। तो जीरेड टू अनजीरेड और अनजीरेड टू जीरेड, या जीरेड जीरेड में नहीं होगा, अनजीरेड अनजीरेड में नहीं होगा। ये सिमेट्री अलाउड कंडीशन कहलाई जाएगी आपकी। अब जो भैया इसका जीरेड है, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। आपके दो रूल आपको याद रखने हैं। पहला क्या था, क्वांटम नंबर, उसका स्पिन क्वांटम नंबर सेम चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था, जो सिमेट्री अलाउड होने चाहिए। तो यहां हमने देख लिया जीरेड से अनजीरेड जा सकता है या अनजीरेड से जीरेड में वापस आ सकता है। अब जो सिग्मा है, जो आपने देखा, हमने एमओटी में देख रखा है, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें ट्रांजिशंस यहां है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही जाएगा। यानी जो सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहां जा सकता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार पहला टाइप का हमें ट्रांजिशन ये दिखाई दिया। दूसरा में क्या दिखाई दे सकता है, सर पाई टू पाई स्टार, पाई से पाई में जा सकता है, ये ऊर्जा लेवल है। तीसरा में क्या दिखाई, सर लोन पेयर, यहां पर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है नॉन, अब इसके लिए तो बेचारा ये भी है ऑर्बिटल हायर, ये भी है, तो यानी आपने क्या कहा सर, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। आपने कहा सर ये भी तो हो सकता है सिग्मा वाला पाई स्टार में चला जाए या पाई वाला सिग्मा स्टार में चला जाए, सर ये भी मान सकते हैं। सर सिग्मा टू पाई स्टार और छठा हो गया है पाई टू सिग्मा स्टार, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल थे और यहां से भाई इनमें तो होगा नहीं, तो दोनों ग्राउंड लेवल के हैं, अपने हायर ऑर्बिट में जाएंगे। तो ये सर कुछ ये इस तरह के ट्रांजिशंस हो सकते हैं, ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। अब इनमें से कितने इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन से अलाउड होंगे, कौन से फॉरबिडन होंगे, वो जरा चेक कर लेते हैं। जरा गौर करिए, ये आपका क्या था, जीरेड, और ये सिग्मा है, सिग्मा जीरेड और पाई स्टार जीरेड, जीरेड टू जीरेड पॉसिबल नहीं, काट दो। पाई अनजीरेड, पाई स्टार अनजीरेड, अनजीरेड टू अनजीरेड काट दो। यानी ये दो ट्रांजिशंस अलाउड नहीं होंगे, सिमेट्री अलाउड नहीं है, ये हमारी मन के हैं, यानी कि ना वो फॉरबिडन कहेंगे, पॉसिबल नहीं है। अलाउड ट्रांजिशंस क्या दिखाई दे रहे हैं, ये चार,
सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। देखते हैं ये कैसे होते हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे हम सिग्मा टू सिग्मा, नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब सिग्मा बॉन्ड यहां पर है और सिग्मा स्टार सबसे ऊपर है, तो जो एनर्जी गैप है वो सबसे क्या है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार का जो एनर्जी है डेल्टा E1, अगर हम इसको मानते हैं, वो क्या है, इन सब में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये लगभग 125 नैनोमीटर वेवलेंथ की एनर्जी इस ट्रांजिशन को करने के लिए चाहिए होती है कि भाई अगर आप नियरली 125 नैनोमीटर का रेडिएशन यहां पे डालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा और कुछ देर बाद वापस आएगा। ठीक है जी। अभी यहां पे एक बड़े मजे की बात है, हम पढ़ तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी रहे हैं और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रेंज होती है वो 190 नैनोमीटर टू कहां तक होती है, लगभग 400 तक विजिबल आया, 400 से 750 तक विजिबल चला, तो ये 750 750, ठीक है ना, 190 टू 750 नैनोमीटर तक किसकी होती है, यूवी विजिबल की होती है, यूवी विजिबल। और ये तो 125 है, ये तो इससे नीचे चला गया। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मिलता ही नहीं है। जब हम यूवी रेंज अप्लाई करेंगे तो 190 के आसपास से शुरू करेंगे, 180 से शुरू कर लेंगे। ठीक है जी। तो हमें ये क्या है, ऑब्जर्व ही नहीं होता यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, को किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जिसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड मौजूद होगा तो उसका एंटी बॉन्डिंग में मौजूद होगा। अगर उसको इस रेंज की एनर्जी हम देंगे तो वो ट्रांजिशन शो कर सकता है इस रेंज की। ठीक है ना। बट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन नहीं मिलता है क्योंकि यूवी विजिबल स्टार्ट ही 190 से होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखते हुए अब हम बात करते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन या एनर्जी के क्रम के आधार पे चलते हैं। चलिए, ठीक है ना। जब इसके बाद हम एनर्जी देखते हैं, कहां से कहां जंप करने में एनर्जी हमें मिलती है, कितनी एनर्जी हमें लगती है, उसमें हमें दिखाई देता है जो नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। ये एनर्जी के क्रम में दूसरे स्थान पर रहता है। पाई टू पाई स्टार कम, अगर हम इनको लाइन से खींचते हैं, ये सबसे लंबी लाइन ऑब्जर्व होती है। नंबर 2 पे इसकी लेंथ सबसे ज्यादा मिलती है। फिर आपको मिलता है पाई टू पाई स्टार, ये 3rd नंबर पे चलता है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका एन टू पाई स्टार, ये 4th। इसकी ऊर्जा सबसे कम मिलती है। यानी कि आपका एक ट्रांजिशन ये हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूं। फिर है पाई टू पाई स्टार और लास्ट है एन टू पाई स्टार। ये हमें 4 टाइप के ट्रांजिशंस मिलेंगे, एनर्जी ऑर्डर है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एनर्जी ऑर्डर। इन मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस का जो एनर्जी ऑर्डर होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, कहां से कहां चलता है, ये इस पे जरूर क्वेश्चन आता है। तो इस चीज को आप लर्न कर लीजिएगा। 4 तरह के ट्रांजिशंस होते हैं, 4 में ये। अब दूसरा था आपका एन टू सिग्मा स्टार। जो एन टू सिग्मा स्टार है ये नियरली एन टू सिग्मा, इसके लिए तो आपने क्या किया, 125 नैनोमीटर की वेवलेंथ चाहिए। ये लगभग 180 नैनोमीटर टू या 150 भी कुछ बुक्स में लिखा है, टू 250 नैनोमीटर तक चलता है। इसके लिए इतनी वेवलेंथ चाहिए, लैम्डा चाहिए। ठीक है, मतलब अब ये किस तरह के कंपाउंड्स देंगे, ये बड़ा सिंपल है। जैसे आपने देखा सर, वो ऐसे दुनिया के कंपाउंड जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी होगा और साथ में क्या होना चाहिए, साथ में लोन पेयर भी होना चाहिए। जैसे कोई भी दुनिया का कंपाउंड जिसमें OH मौजूद है, अल्कोहल, NH2 ग्रुप मौजूद है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर। ठीक है, और जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, कोई दूसरा लोन पेयर या पाई बॉन्ड नहीं है, वो तो केवल सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन शो करेंगे। और जिनमें सिग्मा के साथ क्या क्या चीज मौजूद है, लोन पेयर भी मौजूद है, जैसे OH
ऑक्सीजन के पास है। NH2 ग्रुप having organic compound can show both sigma to sigma as well as ये N2 यहां पे मैंने बना दिया, सॉरी, इसको जरा आप ध्यान से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आपको इस रेंज में, ये इस तरह के ग्रुप हैविंग कंपाउंड्स में दोनों टाइप के ट्रांजिशंस मिलेंगे और दोनों की रेंज इसमें रहेगी। एक की रहेगी 125 नैनोमीटर और N2 सिग्मा स्टार की रहेगी 180 to 250 नैनोमीटर। अब हम बात करते हैं सर N2 पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये बड़े आसानी से हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी गैप यहां पर क्या है, कम है। पाई टू पार में और N2 इसमें एनर्जी गैप क्या है, कम है। तो इनके लिए आपकी वेवलेंथ क्या होती है, ये लगभग आपके 250 से आपके अब 400, 450, 500 तक, ऊपर तक, ठीक है ना, 700 तक ये आपके ट्रांजिशंस दिखाएंगे। 250 से 700 नैनोमीटर तक आसानी से, मतलब कम ऊर्जा दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी ऑर्बिट में चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। तो अब ये किस तरह से, जिनमें कंपाउंड में पाई बॉन्ड होगा और साथ में लोन पेयर होगा, यानी कि जैसे अगर एल्कीन है, इसमें सिग्मा है, पाई है, तो इसमें सिग्मा टू सिग्मा भी मिलेगा और पाई टू पाई स्टार भी मिलेगा क्योंकि पाई बॉन्ड है। और जैसे कीटोन है, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, सिग्मा है और पाई है, ठीक है ना, और इसके ऊपर लोन पेयर भी मौजूद है ऑक्सीजन के पास, तो ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी देगा, नॉन बॉन्डिंग के दोनों देगा, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, और पाई बॉन्ड भी है तो पाई टू पाई स्टार, ये चारों तरह के ट्रांजिशंस देगा। तो जिस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं उसके बेसिस पे हम देखते हैं कितने टाइप के इसमें ट्रांजिशंस मिलते हैं और इसकी रेंज होती है, इन दोनों की रेंज लगभग 250 से 700 नैनोमीटर, जिसमें N2 पाई स्टार की तो और भी कम होती है, लगभग आसानी से 550 पर भी बहुत आसानी से इजीली मिल जाता है, ठीक है ना। वैसे नियरली 280 पे आपका 280 पे कीटोन देता है अपना, 280 नैनोमीटर पर क्या देता है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस कीटोन में मिलता है, ठीक है। और 180 पाई टू पाई स्टार एल्कीन में मिल जाता है, जो हम 250 लिख रहे हैं 180 पे, एल्कीन में अगर देखेंगे 180 नैनोमीटर पे मिल जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, ठीक है जी। तो ये 4 तरह के ट्रांजिशंस मिलते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज एसीटोन, दिस इज एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे सिंपल पूछा जाएगा, सर गिवन कंपाउंड्स में कितने कॉमन ट्रांजिशंस हैं, हाउ मेनी कॉमन ट्रांजिशंस। दोनों कंपाउंड कितने कॉमन ट्रांजिशन शो करते हैं, तो अब आपको इनकी बॉन्ड्स की नेचर देखनी होगी। जैसे एसीटोन में आपका सिग्मा बॉन्ड भी मौजूद है, पाई बॉन्ड भी मौजूद है, साथ में 2 लोन पेयर भी, यानी सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एथेनॉल को अगर गौर करते हैं, स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, एथेनॉल में सारे क्या है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, बट साथ में लोन पेयर है ऑक्सीजन पे। तो आपने कहा सर इसमें 2 तरह के, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कितने टाइप के ट्रांजिशन होंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, क्योंकि बॉन्डिंग, अगर सिग्मा बॉन्ड है तो उसका एंटी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग भी मौजूद होगा, पाई है तो पाई स्टार भी होगा, और नॉन बॉन्डिंग है तो ये दोनों तरह, अगर सिग्मा है तो सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग में भी शिफ्ट हो सकता है, और पाई भी वहां मौजूद है तो नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार में भी जा सकता है। तो ये तो सर चारों तरह के देगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार शो कर सकता है, ठीक है, शो कर सकता है। आपने कहा सर ये चारों दिखा सकता है, और एथेनॉल में तो सर 2 है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार मिलेगा या सिग्मा N2 सिग्मा स्टार मिलेगा, ठीक है ना सर, 2 मिलेंगे। तो आंसर आपका क्या होगा, इसमें चारों, इसमें 2। तो आपने कहा सर कॉमन कौन से हैं, सर कॉमन केवल ये है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, वो एसीटोन में भी है और वो एथेनॉल में भी है, और N2 सिग्मा स्टार। इस क्वेश्चन का जवाब ये हुआ कि कॉमन ट्रांजिशन इन बोथ गिवन कंपाउंड्स
ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये बताइए एसीटोन कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा, तब आपको चारों बनाने हैं वहां पर कि सर ये 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा, क्योंकि इसमें तीनों टाइप के कंडीशंस मौजूद है। सिग्मा बॉन्ड है तो उसका एंटी बॉन्डिंग मौजूद है, पाई है तो उसका पाई एंटी बॉन्डिंग मौजूद होगा, नॉन बॉन्डिंग है तो वो दोनों तरह के ट्रांजिशन शो करेगा। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो आपके ट्रांजिशंस हैं, इनके जो क्या ये ट्रांजिशंस स्थिर होते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं, इनकी ऊर्जा लेवल में कम ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जो होता है वो सॉल्वेंट इफेक्ट भी हैं और दूसरे फैक्टर्स भी हैं, वो हम नेक्स्ट अपनी यूनिट जब हम डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैम्डा मैक्स, वहां पर आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी बच्चे मेरे चैनल के लिए नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।